So very good afternoon to you all. Welcome to Job Grade IAS. Yesterday only मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स अच्छा हुआ है उन्हें क्या करना है, जिनका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ उनको क्या करना है। डे बिफोर यस्टरडे मैं आपके लिए एक रॉ एनालिसिस लेकर आया था इंडियन हिस्ट्री का, जो क्वेश्चंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अभी पूछे गए थे 25 ऑफ मई को। और जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली ट्रेसेबल थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्रेसेबल थे, आप उनको ट्रेस कर सकते थे। आज इस वीडियो के थ्रू हम आगे एक और स्टेप लेंगे और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रीलिम्स में स्कोर थोड़ा सा डाउन जा रहा है, जो डाउट केस में है, दूसरा जो बिगनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन और उन्हें बिल्कुल भी अभी नॉलेज नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री को और वर्ल्ड हिस्ट्री को, आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो उसी की हम आज बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर के एक चाहो तो A4 साइज पेपर और पेन लेकर के बैठ जाओ। जो मैं बता रहा हूँ आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है जिसकी हेल्प से आप विद इन 3 से 4 मंथ्स में इस सब्जेक्ट को एक्सेल लेवल पर डील करने लग जाओगे। तो किस तरीके से आपको हिस्ट्री को डील करना है, एक के बाद एक हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री की बात करें फॉर यूपीएससी, राइट, फॉर सीएसई एग्जामिनेशन, तो आपके पास एक अप्रोच होती है प्रीलिम्स की, एक अप्रोच होती है आपके पास मेंस की। राइट, आप क्या करोगे, प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसी तरह से आप जब मेंस के लिए पढ़ोगे तो मेंस के लिए आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा आप पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री, और तीसरा आप पढ़ते हो पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आप देखोगे कि बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जब भी आप पढ़ेंगे तो याद रखेंगे कि उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप साथ साथ करोगे। वो कैसे करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अच्छा, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो हिस्ट्री में आप आर्ट एंड कल्चर को भी मान लोगे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर आप प्रीलिम्स में भी पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर या प्रीलिम्स में भी पढ़ोगे और मेंस में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आपके सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैं क्या क्या सोर्सेस फॉलो करूं। ठीक है, आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप क्या करते हो कि शुरुआत में ही बड़ी बुक्स पर जंप कर जाते हो। जनरली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल जो बल्कि बुक्स है उन पर जंप कर जाते हैं और जो बेसिक्स हैं उसको छोड़ देते हैं। और प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक से ही आते हैं, बट उनका लेवल थोड़ा हाई होता है। क्वेश्चन बेसिक्स बेसिक्स का आता है, रिलेट कर रहा है वो बेसिक्स के, लेकिन पूछा इस तरीके से जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो।
कंफ्यूज होने का रीजन ये है कि आपने बहुत बल्कि बुक पढ़ी थी, बेसिक बुक्स को पढ़ा नहीं था, और इस वजह से आपका क्वेश्चन या तो गलत हो गया या फिर आप उसको स्किप कराए। तो यहाँ पर सही रिसोर्सेस को अगर फॉलो किया जाए तो हिस्ट्री को इजीली आप ट्रेस कर लोगे। तो सबसे पहला जो रिसोर्स है, सबसे जो फर्स्ट रिसोर्स है, आप क्या फॉलो करोगे? न्यू एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज सोशल साइंस, क्लास 6 टू क्लास 12। वेट, न्यू एनसीईआरटीज सोशल साइंस, आप पढ़ोगे क्लास 6 टू क्लास 12। ये किस केस में है? इफ यू आर ए बिगनर। अब बिगनर का मतलब ये नहीं है कि मैं पहली बार यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं। बिगनर का मतलब ये है कि आपने बार बार हिस्ट्री को पढ़ा, ट्रेस नहीं कर पाया, क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपको ये समझ आ गया कि मेरे बेसिक्स बहुत वीक है और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे एनसीईआरटीज को तो पढ़ना ही चाहिए। तो यहां पर आप बिगनर ही माने जाओगे। ऐसे ना समझो कि मैं 3 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है और हिस्ट्री की वजह से नहीं निकल रहा है। हिस्ट्री में मैं क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाता क्योंकि मैं गलत रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा हूं। तो बैक टू दी नॉर्मल, बैक टू दी बेसिक्स, इस वजह से आप भी बिगनर माने जाओगे। ठीक है, तो उनको तो ये फॉलो करना ही करना है। कैसे फॉलो करोगे? मेरी ऐप, हमारी जो ऐप है उस पर बेसिकली एनसीईआरटीज की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। 6 क्लास की एनसीईआरटीज को मैं कवर कर रहा हूँ, 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज को मैं सेपरेटली हॉलिस्टिकली कवर कर रहा हूँ, उनको आप देखोगे। ठीक है, जॉब ग्रेड आईएएस की ऐप पर। दूसरा, अब जो दूसरी अप्रोच आपकी आएगी वो कौन सी अप्रोच आएगी? टेक्स्ट बुक। कौन सी अप्रोच आएगी? टेक्स्ट बुक्स। अब आपका सबसे बड़ा डाउट ये है कि आप कहोगे कि आपके पास और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो आप टेक्स्ट बुक पहले करोगे कि एनसीईआरटी करोगे? मैं कहूंगा एनसीईआरटी को आप पहले करो, न्यू एनसीईआरटी को आप पहले करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कल जब नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक बार टेक्स्ट बुक की मैं आपको बात करता हूँ। टेक्स्ट बुक अगर आप देखो तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लेट अस सपोज आप पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की मार्केट में जो बेस्ट बुक अवेलेबल है वो दो हैं। एक तो है आर एस शर्मा और दूसरी है उपिंदर सिंह। उपिंदर सिंह की जो बुक है, उपिंदर सिंह मैम जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के पीएम रहे थे, उनकी डॉटर है। हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा एनालिसिस है। ठीक है, ये हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी रिसर्चर रही हैं। तो इन्होंने ये बुक अपनी यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं लिखी, आर एस शर्मा ने भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं लिखी, ये बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए है। बट उपिंदर सिंह की बात करें तो ये बुक जो है मोर बल्कि, ये बल्कि बहुत है। इसको आप लेकर बैठ गए तो ये साल भर तक बुक खत्म नहीं होगी। ठीक है, या फिर आप हिस्ट्री के ही एक एक्सपर्ट बन के रह जाओगे, आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस बुक को बेसिकली आर एस शर्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक मुझे जो लगती है वो उपिंदर सिंह की लगती है टेक्स्ट बुक में। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से उठाए गए हैं। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस भी कल बताऊंगा जब हम एनालिसिस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कहां से आया था। अब उपिंदर सिंह मैम की जो बुक है ये काफी बल्कि है, आप इसको पढ़ नहीं सकते बिना इन्हें पढ़े। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे क्लास 6 से क्लास 12 तक की। ठीक है। अच्छा, उपिंदर सिंह मैम की जो बुक है, मैं बार बार इसलिए इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई टीचर या फिर कोई फैकल्टी आपको बुक लिस्ट बताते हैं तो आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो उसको मार्केट से। इस बुक को आप अभी ऑर्डर नहीं करोगे, अभी ऑर्डर नहीं करोगे। अभी इस पे आप अगर आज कल से ही आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो
कल आई थिंक 29th ऑफ मई है, तो इस बुक को आप ऑर्डर करना करना सितंबर में या अगस्त सितंबर में। कब ऑर्डर करोगे? अगस्त सितंबर में, समझ गए? अगस्त सितंबर में इसको आप ऑर्डर ऑर्डर करोगे। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि न्यू एनसीईआरटी, कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है कि हिस्ट्री में एक साइड होती है आपकी न्यू एनसीईआरटी और दूसरी साइड आपकी होती है ओल्ड एनसीईआरटी। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है वो है आपकी थीम बेस्ड, वो है आपकी थीम बेस्ड। थीम बेस्ड कैसे? जैसे महात्मा गांधी एक थीम है, राइट? तो महात्मा गांधी से सारी जो फैक्ट्स है, उनकी जो टाइमलाइन है, उन्होंने किस टाइमलाइन में क्या क्या किया, वो सारा एक ही जगह आपको इस बुक में मिल जाएगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। जैसे लेट अस सपोज ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी है आपके क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल है। अब क्रोनोलॉजिकल और थीम बेस्ड में डिफरेंस क्या है कि ये जो बुक क्रोनोलॉजिकल है, ये आपके टाइमलाइन के हिसाब से चलती है। जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो वहां पर गांधी एक प्रोमिनेंट लीडर बन के निकलते हैं और वो महात्मा गांधी का पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक इंट्रोडक्शन था, वो आए थे। और उसके बाद 1917 के बाद अलग अलग इवेंट होती है और लास्ट में जब आप बुक को पढ़ते पढ़ते पहुंचते हो 1942 तक, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, वहां पर फिर से आपको गांधी जी मिलते हैं। गांधी जी आपको 1928 में भी मिलते हैं, 1921 में भी मिलते हैं, 1932 में भी मिलते हैं। तो इस बुक में क्या होगा कि 1917 के बाद ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली आप 1940 पे कूद जाओगे, धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकल बुक आगे बढ़ती है। तो आपको गांधी कभी अपीयर होंगे, कभी डिसअपीयर होंगे। यहां पर सब कुछ एक साथ दिया हुआ है, यहां पर सब कुछ एक साथ दिया हुआ है। तो मेरी आपको पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप किसको प्रेफर करें, इनको। ये ज्यादा प्रेफर करोगे? अच्छा, थीम बेस्ड की बात करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। अभी जो मेंस की एग्जामिनेशन हो रही है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री में, वो ज्यादातर थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर भी मैं कहूंगा कि आपकी चॉइस है, दोनों बुक में से कोई सी भी कम नहीं है, दोनों बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, अच्छे ऑथर्स ने उनको लिखा है। आप चाहो तो ओल्ड पढ़ लो, चाहे न्यू पढ़ लो। मैं आपको आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप न्यू एनसीईआरटी के थ्रू जाओ। ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी से अब क्वेश्चन कम बन रहे हैं, ठीक है? उस पैटर्न पर क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, इन पैटर्न्स पे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से बन रहे हैं, वो मैं आपको अपने लेक्चर्स के थ्रू वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा ही, ठीक है? चाहे वो उपिंदर सिंह का कंटेंट हो, चाहे वो आर एस शर्मा का कंटेंट हो, चाहे वो इरफान हबीब का कंटेंट हो, चाहे वो किसी भी बुक का कंटेंट हो, उसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे न्यू एनसीईआरटी को, एज पर माय ओपिनियन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा कि आपने सोर्सेज में न्यू एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक वाली स्ट्रेटजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे? टेक्स्ट बुक पढ़ोगे। टेक्स्ट बुक कब पढ़ोगे? आज से अगर एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त सितंबर में आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्स्ट बुक जिसके पास नहीं है वो पास ही नहीं कर पाएगा एग्जाम, वो बिल्कुल इस एग्जामिनेशन को पास करेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जून जुलाई में नहीं पढ़ पाए, जून जुलाई में एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए, तो क्या अगस्त सितंबर में टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। अगस्त सितंबर में एनसीईआरटी को ही पढ़ना, ठीक है? अगस्त सितंबर में एनसीईआरटी को ही पढ़ना, बिकॉज योर एम टू बी द आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर, योर एम टू क्लियर द यूपीएससी, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, वो आपका एम है। और ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री के दम पे ही आपका नाम आ जाएगा, ठीक है? सारे सब्जेक्ट्स को भी आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है? चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ इसमें लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री के लिए जैसे आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, या जैसे लेट अस सपोज संगमेरा, जैसे अभी एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, फ्रॉम द इंपीरियल चोलाज, कि एक श्री विजय किंगडम था और श्री विजय किंगडम पर कौन सी डायनेस्टी ने अटैक किया था?
एक नेवल असॉल्ट की हमने बात करी थी, तो उसका आंसर था चोला डायनेस्टी। एक्चुअल में आप तमिलनाडु की जो बोर्ड की बुक है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स भी आप पढ़ते हो, ठीक है, बट ऐसे मत करना कि एक चैप्टर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, एक चैप्टर तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ा। आप, मैं तो कहूंगा कि एनसीईआरटी से ही पढ़ो। एक दो क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी से बाहर जा रहा है और आप बाकी सारे क्वेश्चंस को सही कर रहे हो, एक्यूरेसी आपकी हायर हो रही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई लॉस है। बिकॉज देखो, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने भी ऐसे देखे हैं जो हिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कल जो जो अभी 25 तारीख को जो एग्जाम हुई थी 25 मई को, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, उसमें हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जो बिल्कुल बाउंसर थे, जो सॉल्व किए ही नहीं जा सकते थे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे। तो आप एक चीज को छोड़ोगे जिसको आप क्या बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उन चीजों को आप छोड़ोगे और अपने जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है उनको पक्का करोगे। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड रिसोर्स क्या है, न्यू एनसीईआरटी ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। दूसरी बात, जिन लोगों ने पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और पहले एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है, वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना रहे कि ये तो बहुत ईजी है, मैं पढ़ लूंगा। बार बार पढ़ोगे, कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। फिर भी और अच्छे से जिन्होंने पढ़ रखी है, एनसीईआरटी बहुत अच्छे हैं, जो इस पर आ जाना डायरेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपेंद्र सिंह को थोड़ा थोड़ा आप देखना शुरू करना। और देखोगे कैसे, पीवाईक्यू के थ्रू, कि कहां से क्वेश्चन उठा रहा है और कहां से मुझे पढ़ना चाहिए, पूरी किताब लेकर के नहीं बैठनी है। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए। अभी जो यूपीएससी का पैटर्न है, अभी जो यूपीएससी का पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं चोलास से, एक आपके पूछे जाते हैं विजयनगर किंगडम, एक आपके पूछे जाते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। एक आपके यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आप पूरे को ही ले लो, चोलास पल्लव्स। एक आपके आते हैं यहां पर पांड्याज, ठीक है। एक आपके यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है चोलास पल्लवास पंड्यास। बेसिकली क्वेश्चन जो फंसता है इसी में से फंसता है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ही मिडिवल हिस्ट्री पूछा जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री उन मेंस में तभी पूछा जाता है जब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, ठीक है। जीएस पेपर में जो मेंस होता है उसमें मिडिवल हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मिडिवल हिस्ट्री को जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो उसका इतना पेन नहीं लोगे, उसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखोगे। किस पर रखोगे, लास्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस बार तो एक ही आया है। और पुराने एग्जामिनेशन का जब आप पैटर्न देखोगे तो मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम हुए हैं, ठीक है। पिछले 5 सालों में, 6 सालों में और भी मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत कम हो गए। आए हैं क्वेश्चन रिपीटेडली तो विजयनगर एम्पायर से आए हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, चोलास से आए हैं, पल्लवास से आए हैं, पंड्यास से आए हैं। अब इनको कैसे पढ़ोगे, इनको एनसीईआरटीज में से ही आप कवर करोगे। इसके अलावा अगर आप बुक्स की बात करो तो आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं ही इसके जो बड़े टॉपिक्स हैं, जो अच्छे टॉपिक्स हैं, उसके नोट्स आपको अपने यूट्यूब सेशंस वगैरह से प्रोवाइड करा दूंगा स्लाइड्स के थ्रू। क्लियर, आप वहां से मेरे लेक्चर्स जब भी आएंगे आप उनको देख सकते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री का इतना ही है। फिर भी आप में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत जरूरत होती है ये जानने की कि टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी है, तो इसकी जो टेक्स्ट बुक है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वो है आपके सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा। सिर्फ इसी टेक्स्ट बुक से आपका काम चल जाएगा। अच्छी बुक है, ज्यादा लेंदी भी नहीं है, ठीक है। और थोड़ी एक अच्छी स्टोरी मैनर में भी इस बुक को लिखा गया है। चलिए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि अगर मिडिवल हिस्ट्री से कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो उसे छोड़ देना है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही बहुत कम है, तो आपका इतना बड़ा कोई लॉस नहीं है। जनरली whenever you listen any topper
और आपके आसपास जो नॉन जिन्होंने यूपीएससी पूरा एग्जामिनेशन निकाला है, उनसे अगर पूछोगे तो वो बोलेंगे कि हम प्रीलिम्स से पहले मिडिवल हिस्ट्री को छोड़ गए थे क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते। बट आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स में अभी पूरा 1 साल बाकी है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी पूरा 1 साल बाकी है, तो आप इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, ये आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आती है। इसे आप कैसे प्रिपेयर करोगे? तो देखो, इसमें आप प्रिपेयर करोगे, एक टेक्स्ट बुक आती है बहुत अच्छी। इसकी जो टेक्स्ट बुक है वो दो हैं। एक तो है आपकी स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर, दूसरी है आपकी बिपिन चंद्रा, और भी बहुत सारी बुक है, शंकर बंदोपाध्याय की बुक है, और बहुत सारी बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री में तो काफी बुक्स लिखी गई हैं, बट जनरली ये दो यूपीएससी के एग्जाम में फॉलो की जाती है। मैं अगर आपको बोलूं कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो वो है आपकी स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर। ये आपको क्यों फॉलो करनी चाहिए? ये है आपकी रिटन ऑन एग्जाम पैटर्न। ये आपके एग्जाम पैटर्न पर लिखी गई है बुक फॉर सिविल सर्विसेज। विपिन चंद्रा आपके एग्जाम पैटर्न पर नहीं लिखी गई है, वो एक तरीके से एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है ना। विपिन चंद्रा वॉज बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो बुक है वो एग्जाम के हिसाब से नहीं लिखी, हालांकि है सब कुछ जो यूपीएससी में आता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से लिखी गई है, एग्जाम के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम की बुक आपके लिखी गई है। दूसरी चीज, अगर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हो, अगर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हो, ठीक है, देन आप एनसीईआरटी जो है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, उसको नहीं पढ़ोगे, उसको नहीं पढ़ोगे। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जीरो से अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी में जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो चैप्टर है, एनसीईआरटी में जो मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उनको आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं देखोगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपको स्पेक्ट्रम की सिर्फ समरी देखनी है। अगर आप इसे पढ़ रहे हो, देन ओनली स्पेक्ट्रम। सॉरी गाइस, ये बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह बार बार मैं डिसकंटिन्यू हो रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इन केस अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तो यू नीड ओनली देन ओनली स्पेक्ट्रम समरी इज इनफ। समझ गए? अगर आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हो सब कुछ, तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पूरी पढ़नी चाहिए, और उसके साथ स्पेक्ट्रम की समरी जो है वो आपके लिए इनफ है। आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम की समरी पढ़नी है, हर चैप्टर के बाद थोड़ी समरी उस बुक में दी हुई है। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ रहे हो जीरो से लेके एंड तक,
तब आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो आपके एग्जाम की जो डिमांड है उसको स्पेक्ट्रम सेटिस्फाई कर देगी। इवन व्हेन यू विल स्टडी द पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, तब भी उसमें स्पेक्ट्रम में काफी उसका कंटेंट दिया गया है। जनरली क्वेश्चंस पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस से थोड़े कम आते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया अभी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो आपकी एक राइटिंग, आपका एक सोर्सेज हो गए। ठीक है, आपके सारे सोर्सेज हो गए। अब आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। नाउ व्हाट यू नीड, प्रिपरेशन और प्लान। इसको कैसे बनाओगे? मैं मान रहा हूं कि आप बिगनर हो, मैं मान रहा हूं कि आप बिगनर हो, तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटीज को शुरू करोगे, एनसीईआरटीज को आप पढ़ना शुरू करोगे। और उसके साथ आपको क्या करना है कि फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने। जब पहली बार पढ़ोगे तो नोट्स नहीं बनाओगे, अगर बना लिए तो ऑटोमेटिकली आप पूरी किताब ही एक पेज पर उतारने लग जाओगे, है ना, हर पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट दिखने लगेगा। तो आपको नोट्स फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाने हैं। आपके नोट्स कब बनेंगे, सेकंड रीडिंग में धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे, जब आपको चीजें इंपॉर्टेंट दिखेगी। अच्छा, दूसरा कि आप कितना टाइम दोगे, एक वीक में आप कितना टाइम दोगे हिस्ट्री को। लेट अस सपोज आप वीक वाइज प्लान बना रहे हो, तो आपको 3 डेज देने चाहिए। 3 दिन एक वीक में आपको हिस्ट्री को देने चाहिए। ठीक है, अच्छा बाकी के फिर बचे 3 दिन, उसमें क्या करोगे? फॉर रिमेनिंग 3 डेज। ऐसा नहीं है कि आपको रिवीजन में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना पढ़ने में लगता है, थोड़ा कम टाइम लगेगा रिवीजन में पढ़ाई से, लेकिन उससे क्या चीज क्लियर आपको हो जाएगी कि 3 दिन मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, 3 दिन मैं किसी और सब्जेक्ट को दूंगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। ठीक है, तो 3 दिन हिस्ट्री पढ़ के उसका रिवाइज करोगे, और बाकी जिस दिन जब हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, है ना, उस टाइम आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उनको आप रिवाइज करोगे, चाहे एथिक्स वगैरह हो गया, उनको आप रिवाइज करोगे। तो इस तरीके से। अच्छा, मैंने अगर 3 दिन बोला है तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुम 3 दिन ही पढ़ोगे, 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन तो पढ़नी ही है हिस्ट्री। अगर एक ही दिन पढ़ के छोड़ दी वीक में, तो फिर आप एक हफ्ता पीछे हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, वीक में आपको 2 से 3 दिन तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है आपके एमसीक्यूज एंड आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को छोड़ो, मैं तो एमसीक्यू की बात करता हूं। एमसीक्यूज कहाँ से करोगे? तो हमारी जो ऐप है उस पर आपको क्विज मिल जाएगी, सारी की सारी जो हिस्ट्री है, जो एनसीईआरटी है, उनसे रिलेटेड आपको क्विज मिल जाएगी। उनको आप फॉलो करोगे, दे ऑल आर डिजाइंड ऑन यूपीएससी पैटर्न, तो उस तरीके से आप क्विज को कर लोगे। अब मैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन पर आता हूँ, हिस्ट्री फॉर मेंस, हिस्ट्री फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेंस एग्जामिनेशन में एक तो आपके सिलेबस में है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। दूसरा है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री। तीसरा है आपकी पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। अच्छा, मैंने ये तीनों ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है आपकी सेकंड प्रायोरिटी, और ये है आपकी थर्ड प्रायोरिटी। आप सबसे पहले जब मेंस के लिए पढ़ोगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ोगे, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ के आ रहे हो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखोगे
कि मुझे रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, मुझे नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की डिमांड जो है सेटिस्फाई हो जाए। अब वो डिमांड कैसे सेटिस्फाई करोगे, जरा देखो। लेट अस सपोज कि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो। किससे पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व करोगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। जैसे क्लास में आंसर्स नहीं लगाते, इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक, अगर आप बिगनर हो आंसर राइटिंग में, उसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर राइटिंग इट्स एन आर्ट, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। ठीक है, एक रात में आप आंसर राइटिंग नहीं सीखोगे। ऐसा नहीं कि आपने बेसिकली कुछ ब्लॉग्स पढ़े और आप उन्हीं के पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, नहीं। आपको जीरो से अगर स्टार्ट करना है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में जो पीछे के क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के, उनको सॉल्व आपको करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा, इफ यू आर अ बिगनर। और अगर आप बिगनर नहीं हो, आपने पहले से तैयारी की हुई है, तो ऑब्वियसली आप टेस्ट सीरीज वाला पैटर्न यूज में ले सकते हो। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया, बिगनर के लिए भी और जो एक्सपीरियंस्ड है, जो रिपीटर्स है, उनके लिए भी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मैं एक अलग वीडियो आपके बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बताने लगा कि सिलेबस जो है वो कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट उसमें डिफाइंड है, और आप कहाँ से क्वेश्चंस अच्छे गैस कर सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। दूसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी। जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, सिर्फ आप उसको पढ़ोगे, उसके अलावा आपको कोई बुक पढ़नी ही नहीं है। आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। मार्केट में बहुत सारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स अवेलेबल है, उनको नहीं पढ़ना है। या फिर आप किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो और एनी नोट्स, कोई से भी नोट्स, कोई से भी अच्छी कोचिंग के नोट्स, चाहे वो यहाँ के नोट्स हो चाहे वो दूसरे किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, आप उसको कवर कर सकते हो। बट वर्ल्ड हिस्ट्री को आप करोगे कब? आप कब करोगे? आफ्टर दिवाली। कब करोगे? आफ्टर दिवाली, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट आपको दिवाली से पहले निपटाने। पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक ही बुक इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और अगर आप अपना ऑप्शनल ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो नवंबर दिसंबर तक खत्म कर देते हो, ऑप्शनल को रिवाइज कर देते हो, तो पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है, ये आप आफ्टर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद भी अच्छे से कर सकते हो। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद भी अच्छे से आप इसको कर लोगे। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं कि आप ऐसा करो, क्योंकि जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप आता है, उसमें आपको प्योर आंसर राइटिंग ही करनी चाहिए आइडियली। अगर आपको निकालना है एग्जामिनेशन, तो आइडियली प्योर आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कोई सिलेबस नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे इसको कहूंगा कि आप इसको आधा जो है मेंस से पहले, आधा प्रीलिम्स से पहले करो और आधा इसको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद करो। प्रीलिम्स से पहले का मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में 2 महीने बचे हैं और आप इसको लेकर के बैठे हुए हो। तो या तो आप पूरा इस सब्जेक्ट को पढ़ो, आपका जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तब, क्योंकि ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं है ये, 10 to 12 डेज में हो जाता है। या फिर आप पहले इसको करो, लेकिन इतना पहले भी नहीं करना है कि आप सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो आपके लूप में रहेगा ही, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का कॉमन सब्जेक्ट है। आंसर राइटिंग का मैंने आपको बता दिया, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। आपको अगर बिगनर हो तो आप जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके पीछे के क्वेश्चंस आप अच्छे से करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग के लिए क्या होते हैं? प्रेफर पीवाईक्यूज, मेंस एग्जामिनेशन के। ठीक है, अगर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप पूरा इसका सॉल्यूशन पढ़ो, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट है उस पे मैंने कुछ मेंस के क्वेश्चन भी विद सॉल्यूशन डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हो, ऐप पर जा करके देख सकते हो। तो आप पीवाईक्यूज को जरूर फॉलो करोगे। पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है और क्या क्या चीजें करनी है। तो दिस वाज एंटायर हिस्ट्री, इस तरीके से आप हिस्ट्री को कवर करोगे। अब नेक्स्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, लास्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, ये आपके प्रीलिम्स में भी है, ये आपके मेंस में भी है। और दोनों के लिए ही आपको एक ही रिसोर्स फॉलो करना है,
दोनों के लिए एक ही रिसोर्स को आप फॉलो करोगे, या तो नितिन सिंघानिया या क्लास 11th NCERT फाइन आर्ट्स। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। इसको आप फॉलो करोगे। पीवाईक्यूज को देखोगे, ऑब्वियसली पीवाईक्यूज आर मस्ट, ठीक है। पीवाईक्यूज आपके एक तरीके का नॉर्थ स्टार है ना, नॉर्थ स्टार है, उसको तो आपको फॉलो करना ही है। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस एक ही यहां से प्रिपेयर आपके हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, पीवाईक्यू। इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, पीवाईक्यू के थ्रू ही करोगे। और ये जो बुक है 11th क्लास की, जो फाइन आर्ट्स की जो बुक है, उसके भी आप पीछे के क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी है हिस्ट्री को पढ़ने की, किस तरीके से आप हिस्ट्री कवर करोगे। आप जनरली क्या करते हो, हाउ टू कवर हिस्ट्री, आप सीधा सिलेबस देखते हो और सिलेबस से थोड़ा ऊब जाते हो कि अरे मुझे क्लियर नहीं हो रहा। पहले आप देखो कि सब्जेक्ट्स क्या हैं और उनके रिसोर्सेस क्या हैं, उसके बाद सिलेबस को धीरे धीरे आप फ्रेगमेंट करो, तोड़ो। आपकी जो बुक्स हैं आपके पास अवेलेबल है, वो सारे आपके जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर देगी। एंड दिस इज हाउ विद इन 6 months इफ यू आर अ बिगनर यू विल एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, यू विल एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का मेजर चंक जो होता है वो होता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को भी चलो आप थोड़ा सा अगर साइड में रखो, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज अब तो फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है उनका प्रीलिम्स और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में लिया जाता है। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एक मेजर चंक होता है, तो बच्चे उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और हिस्ट्री को थोड़ा सा कम प्रिपेयर करते हैं। बट लेट अस सपोज कि कंपटीशन में आप आगे कैसे निकल रहे हो, है ना, आपके मार्क्स आ रहे हैं 100+, आपके मार्क्स आ रहे हैं अराउंड 120, आपके मार्क्स आ रहे हैं 95 से ऊपर, वो ये सब्जेक्ट दिलवा रहा है आपको। और वो कैसे दिलवाएगा, व्हेन यू विल फॉलो दिस होलिस्टिक अप्रोच, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँगा आपके पास वाईटी पर, तो मैं आपके थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस पैटर्न के, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी मेरी पीवाईक्यू को जब डिकोड करेंगे हम, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हों आपको। क्या आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐप को डाउनलोड करें, एंड हिस्ट्री के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस। थैंक यू।